आई होप यू आर फाइन। बस की यात्रा चैप्टर नंबर 3। इसके राइटर है हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने जो है इस पाठ के अंतर्गत ये बताया है बेटा कि जो हमारी परिवहन निगम है, जो हमारी यातायात की जो बसों की जो यात्रा है वो कितनी पुरानी और कितनी जर्जर हो गई है, मीन्स ख़राब हो गई है। बसें कितनी पुरानी हो गई हैं, उनकी देखभाल भी सही से नहीं होती है, इसी वजह से वो टाइम पर कहीं नहीं पहुंच पाती है। सब जो है परिवहन निगम की लापरवाही के बारे में बताया है और बहुत ही हास्यपूर्वक उन्होंने सारे चैप्टर में वर्णन किया है। तो सब चीज़ बहुत ही हंसी खुशी बताई है। देखिए कैसे हम 5 मित्र जो राइटर हैं, लेखक जी हैं हरिशंकर परसाई जी, वो एक बस में यात्रा कर रहे हैं और उनके 5 मित्र भी हैं और उस बस को देखकर उन्हें बार बार हंसी भी आ रही है और वो बार बार बस यही कहते हैं कि हम टाइम से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। आइए पढ़ते हैं क्या क्या वो बोलते हैं सब चैप्टर के बारे में। हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। जो वो राइटर हैं उनके 5 मित्र हैं, उन्होंने आपस में प्लान किया है कि हम पन्ना से कहाँ जाएंगे, सतना के लिए जो जाती है घंटे भर बाद बस, उससे कहाँ जाएंगे, सतना जाएंगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और वहाँ से क्या फिर वो जबलपुर की ट्रेन से घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर वापस भी आना था और आकर अपनी जो ड्यूटी है उस पर भी हाजिरी लगानी थी, इसलिए उन्होंने यही रास्ता तय किया। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो हाँ उसमें बस में कुछ लोग जो बैठे होते हैं बेटा, कुछ बड़ी उम्र दराज होते हैं, तो वो सलाह देते हैं कि शाम की जो बस है इससे जो है समझदार आदमी यात्रा नहीं करते। तो राइटर पूछते हैं क्यों, रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। वो हंसकर बोलते हैं कि बस ही डाकिन है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जिसकी जो बस चलती है कंपनी वालों की, उस कंपनी का जो एक हिस्सेदार था वो भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस हंसते हुए बोलते हैं कि भाई ये बस चलती भी है? वह बोलते हैं चलती क्यों नहीं भाई है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। बस जो है बेटा वो बहुत ही ख़राब हालत में होती है, टूटी फूटी होती है, सब चीज़ें उसकी जो है अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो वो उसकी मजाक ले रहे हैं बस की और हिस्सेदार से पूछते हैं कि ये बस चलती भी है? कि वो बस वाले जो हिस्सेदार है वो बोलते हैं हाँ भाई चलती है, दौड़ेगी ये तो फिर कहते हैं अपने आप ही चलती है। नो हाँ, अपने आप ही चलती है। ऐसे उन दोनों के बीच में अजब गजब वार्तालाप होती रहती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। क्या कहते हैं जो उनके मित्र होते हैं डॉक्टर, वो कहते हैं डरो मत, बस जो अनुभवी मीन्स होता है बेटा जो काफ़ी एजिड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ना अनुभव है काफ़ी, तो इसीलिए बस जो है वो भी बहुत पुरानी है, इसलिए वो कहते हैं कि अनुभवी बस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जैसे कोई भी हम नया काम करता है वो थोड़ा विश्वास का नहीं होता कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन जो हमारा पुराना बिजनेस है या हम पुराना कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें विश्वास होता है कि हाँ भाई चल तो रहा है, टिका हुआ है। इसी तरह से वो बोलते हैं कि नई नवेली बसों जैसी विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, कि हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो।
वो जो जब राइटर बस में बैठ जाते हैं, जो छोड़ने के लिए उन्हें आते हैं, तो वो उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे अब वो कभी नहीं मिलेंगे, उनकी अंतिम विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सी जाएगा राजा रंग फ़कीर, कि जैसे राजा आ जाएगा रंग फ़कीर, कि राजा और रंग फ़कीर। उन्होंने राजा और जो रंग मीन्स गरीब बोलते हैं, और फ़कीर मीन्स जो भिखारी होते हैं, कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, जैसे राजा होता है कभी गरीब होता है, कभी फ़कीर होता है। आपसी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आपस की आदमी को कूच करने के लिए यानी कि एक चाल चलने के लिए एक निमित्त यानी कि एक समय होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन जब स्टार्ट होता है बस का, वो इस तरह से हिलती है जैसे पूरी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर, और हम सब क्या हो, जो हम सब राइटर और जो उनके मित्र बैठे हैं, और हम सब बस इंजन के अंदर बैठे हो। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। जो शीशे लगे हुए थे खिड़कियों में, वो बहुत ही कम बचे हुए थे, सब फूट चुके थे, और जो फूटे हुए बचे हुए थे, राइटर कह रहे थे कि गाड़ी जो चल रही थी धक 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 बार बार डामाडोल चल रही थी, और हिलडुल के चलने से ऐसा लग रहा था कि वो जो कांच के टुकड़े कहीं उनको ना लग जाए, इसलिए वो बच रहे थे कि अब उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और हम जो थे खिड़की से फ़ौरन, क्योंकि उन्हें ये डर था कि शीशे जो है उन्हें ना लग जाए, इसलिए वो खिड़की से एक साइड हो गए। और क्या, उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे इंजन जो है उनकी सीट के नीचे ही लगा हो। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। वो कह रहे हैं कि जब बस चल पड़ी तो उन्हें ये लगा कि ये उस समय की है जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा हुआ था, असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस वक्त जवान रही होगी, यानी कि इतनी पुरानी है कि उस समय में जवान होगी ये, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, यानी कि अब ये प्रशिक्षित हो चुकी है, ट्रेनिंग मिल चुकी है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जो गाड़ी के जो पुर्जे थे वे एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए थे, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। पूरी बस आंदोलन की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि आंदोलन के दौर से गुजर रही थी बस। सीट का बॉडी से असहयोग चला था, जो सीट है वो बस की जो बॉडी है उससे इधर उधर हिल रही थी, यानी कि उनका सहयोग नहीं मिल रहा था बसों का और सीट का। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने से सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। उन्हें वो कह रहे हैं कि कुछ मील दूर चलने के बाद जैसे बस चल रही थी, कभी सीट आगे निकल जाती थी, कभी बॉडी थोड़ी पीछे रह जाती थी, वो सीट जो है इधर उधर तितर बितर हो रही थी बस के अंदर। तो कुछ मील चलने के बाद उन्हें ये महसूस हो रहा था कि बस हमारे ऊपर बैठी हुई है, सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है या हम सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लो भाई, एक काम और गया अब बस में, कि अब ये पता चला कि जो टंकी की जो तेल की जो टंकी होती है उसमें छेद था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रखेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो पेट्रोल
की टंकी में छेद हो जाता है, तो वो पेट्रोल एक बाल्टी में डाल लेता है ड्राइवर, और उसमें एक नली डाल के सीधे इंजन में डाल देता है, जिससे उसे इंजन को पेट्रोल मिलता रहता है, वो स्टार्ट रहता है और गाड़ी चलती रहती है। तो जो लेखक है उसका मजाक लेते हुए कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में इंजन को गोद में ही ले लेंगे, और जैसे बच्चे को दूध पिलाती है माँ, ऐसे पेट्रोल नली के द्वारा डालेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि हमें किसी बस के किसी भी एक भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ये भी नहीं था कि वो समय पर पहुंचा देगी। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझा था, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस कहीं भी किसी भी पेड़ के ना टकरा जाए और हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन्हें क्या लगता, हर पेड़ एक दुश्मन लग रहा था। जो भी पेड़ आता था लगता था कि वह बस से टकरा जाएगा। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता था। झील दिखती तो सोचता था कि इसकी में बस गोता ना लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें पर वह चली नहीं। अब कंपनी के हिस्सेदार क्या कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, जो हल्की चांदनी है उसमें क्या पेड़ों की छाया के नीचे बस जो है क्या बहुत ही दयनीय है, यानी कि उस पर तरस आ रहा था, दयनीय लग रही थी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ी और थक कर बैठ जाती है। अब बस क्या लेखक को ऐसे लग रही थी जैसे कोई एक बूढ़ी औरत थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई हो। हमें ग्लानि, हमें क्या बहुत ही शर्म आ रही थी, दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम क्या चले आ रहे थे, हम इस पर लद कर आ रहे थे। अगर इसका परिणांत हो गया तो बियाबान में हमको इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका क्या इसकी मृत्यु हो गई तो क्या इसकी अंत्येष्टि भी हमें ही करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी जो चाल है वो कम हो गई थी। अब जो स्पीड है वो अब कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी, यानी कि जो लाइट थी वो भी अब खराब होने लग गई थी। तो उन्होंने कहा है कि जैसे बूढ़ों की जो आंखें कमज़ोर हो जाती है और उन्हें दिखना कम हो जाता है, इसी प्रकार अब जो बूढ़ी बस है उसकी जो है लाइट भी खराब होने लग गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि वो रास्ता टटोल कर चल रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र हो गई हो नहीं रही, जो हम अब तुम्हारी उम्र है, अब हमारी जो बस निकलती थी पास में से उसे कहती थी साइड में होके कि निकल जा बेटी, अब तो हमारी उम्र नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लो, अब टायर फिस हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर तेज़ गति से होती तो क्या नाले में कूद जाती वह। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी वह जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस की, बलिदान की भावना सही उपयोग नहीं हो रही है। जो उसमें हिस्सेदार है वो गाड़ी में यात्रा कर रहा है, तो वो उसे भी क्या कह रहे हैं, साहस ही कह रहे हैं कि वो अपनी मृत्यु को हाथ पर लेकर चला है, जान हथेली पर लेकर चला है। इसकी इस साहस की हमें क्या करनी चाहिए, इसका इस साहस का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसकी जो ये बलिदान की जो भावना है इसका क्या उपयोग नहीं हो रहा है। ये महान आदमी है और इसने क्या किया है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो उस आदमी के लिए क्या गया है कि अगर इस आदमी की अगर जान चली जाती तो यही कहा जाता कि यह महान बलिदानी है। एक टायर के लिए इसने अपने प्राण बलिदान कर दिए। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। जो पुराना टायर था एक घिसा हुआ,
वो लगाकर फिर से चलने लगी अब बस। अब हमने वो वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद जो छोड़ दी थी, अब पन्ना जो है पहुंचने की वक्त पर उन्होंने जो है उम्मीद ही छोड़ दी थी राइटर ने कि अब हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने यही छोड़ दिया कि हम कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं टाइम पर। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजरने वाली है, इससे सीधे लीक का परलोक यानी कि परलोक को ही मृत्यु ही प्राप्त होने वाली है। अब तो पृथ्वी पर से ही कोई मंजिल नहीं है हमारी, जो पृथ्वी पर अब कोई मंजिल नहीं रही है। हमारी बेताबी और तनाव हमारा ख़त्म हो चुका था। अब हम क्या इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए थे, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। क्या, अब हमारे मन से चिंता चली गई थी। अब तो क्या, बस सब टेंशन अब हमने ख़त्म कर दी, और क्या, अब हम घर के लिए बैठ गए थे और हंसी मजाक ही हमारे चलते रहे।